So basically the problem is all these expressions of colligative properties, relative decrease in vapor pressure is equal to mole fraction of solute, delta TB is equal to Kb into molality, delta TF is equal to Kf into molality, and pi is equal to CRT. All these expressions of colligative properties derived from the Raoult's law will be applicable only in case of solute not undergoing association or dissociation in solvent. अगर सब्सटेंस एसोसिएशन और डिसोसिएशन नहीं करेगा, आयोनाइज नहीं होगा, पॉलीमराइज नहीं होगा, ठीक है, सॉल्वेंट में ऐड करने के बाद, तो जितने पार्टिकल्स आप डिसॉल्व कर रहे हो सॉल्यूशन के अंदर एक्चुअली उतने ही पार्टिकल्स प्रेजेंट रहेंगे। नंबर ऑफ पार्टिकल डिसॉल्व, नंबर ऑफ पार्टिकल एक्चुअली प्रेजेंट इन सॉल्यूशन अगर सेम होंगे तो एक्सपेरिमेंटल और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, एक्सपेरिमेंटल और थियोरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सेम आएंगे। अगर एक्सपेरिमेंटल और थियोरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सेम आ रहे हैं तो एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर मास विल बी सिमिलर टू दैट ऑफ द थियोरेटिकल मॉलिक्यूलर मास, बट इन केस ऑफ आयोनाइजेशन नंबर ऑफ पार्टिकल विल बिकम मोर. In case of association, polymerization, you dissolve 2 become 1, you dissolve 3 become 1. In case of polymerization or in case of ionization, number of particles in solution will change. So theoretical colligative property will be different from experimental colligative property. Hence experimentally obtained molecular mass will be different from the theoretical molecular mass. To solve this problem, Van 't Hoff suggested a factor called I. So the factor suggested by Van 't Hoff, which is when multiplied to the representation of colligative property, then normal molecular weight can be obtained even in case of association or dissociation. Van 't Hoff का फैक्टर है I, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं थोड़ी देर में क्या हम सीखेंगे, लेकिन अगर Van 't Hoff फैक्टर को हम इन सभी एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एक्सपेरिमेंटल और थियोरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सेम हो जाती है. सपोज ये है एक्सपेरिमेंटल, ये क्या है, एक्सपेरिमेंटल रिलेटिव डिक्रीज इन वेपर प्रेशर, एक्सपेरिमेंटल रिलेटिव डिक्रीज इन वेपर प्रेशर, और ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट. मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का मतलब थियोरेटिकल रिलेटिव डिक्रीज इन वेपर प्रेशर. तो ये थियोरेटिकली वेपर प्रेशर में डिक्रीज कितना होना चाहिए, ध्यान से सुनो, थियोरेटिकली वेपर प्रेशर में डिक्रीज कितना होना चाहिए, इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट. लेकिन हो कितना रहा है, दिस मच इन केस ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन, और दोनों इन केस ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन दोनों एक्सप्रेशन सेम नहीं है. ठीक है, रिलेटिव डिक्रीज इन वेपर प्रेशर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के इक्वल नहीं आ रहा है क्योंकि सॉल्यूट का एसोसिएशन या डिसोसिएशन हो गया है. तो वैन 't Hoff फैक्टर ने कहा कि कोई बात नहीं, आप इस एक्सप्रेशन को I से मल्टीप्लाई कर दो, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट यानी रिलेटिव डिक्रीज इन वेपर प्रेशर थियोरेटिकल इनटू I इज इक्वल टू एक्सपेरिमेंटल डिक्रीज इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव डिक्रीज इन वेपर प्रेशर. सिमिलरली ये है डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू मोलालिटी. तो ये क्या है, थियोरेटिकल डिक्रीज इन थियोरेटिकल एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. थियोरेटिकल एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और एक्सपेरिमेंटल एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आर नॉट सेम. Theoretical elevation in boiling point and experimental elevation in boiling point are not same in case of association and dissociation. जैसे यहाँ पे हुआ boiling point elevation होना कितना चाहिए था, 0.52, हुआ कितना, 1.04. तो एसोसिएशन और डिसोसिएशन के केस में जो वैल्यू आप थियोरेटिकली कैलकुलेट करते हो और जो वैल्यू आप एक्सपेरिमेंटली फाइंड करते हो वो डिफरेंट होती है. तो ये एक्सपेरिमेंटल और ये थियोरेटिकल दोनों इक्वल नहीं है. तो वैन 't Hoff ने सजेस्ट किया कि आपके थियोरेटिकल वैल्यू को
I से मल्टीप्लाई कर दो, वेंट ऑफ फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, तो थियोरेटिकल एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, थियोरेटिकल एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इनटू I इज इक्वल टू एक्सपेरिमेंटल एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, फर्दरमोर ये है थियोरेटिकल डिक्रीज इन वेपर प्रेशर, सॉरी थियोरेटिकल डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट, यह है थियोरेटिकल डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट, और यह है एक्सपेरिमेंटल डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट, और ये दोनों इक्वल नहीं है। दिस इज Kf इंटू मोलालिटी इज थियोरेटिकल, मतलब जो राउल्ट्स लॉ से ऑब्टेन किया, थियोरेटिकल डिक्रीज इन वेपर प्रेशर, और यह है एक्सपेरिमेंटल डिक्रीज इन वेपर प्रेशर। दोनों इक्वल नहीं होंगे इन केस ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन। तो वेंट हॉफ ने कहा आप अपने थियोरेटिकल रिजल्ट को I से मल्टीप्लाई कर दो, अपने थियोरेटिकल रिजल्ट को I से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको मिल जाएगा एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट। ठीक है, मोलारिटी इंटू RT, मोलारिटी इंटू RT विल गिव यू थियोरेटिकल ऑस्मोटिक प्रेशर, और ये है एक्सपेरिमेंटल ऑस्मोटिक प्रेशर। और अगर एसोसिएशन और डिसोसिएशन हुआ, अगर पार्टिकल आयोनाइज हुए या एसोसिएट हुए, तो जो आप थियोरेटिकल कैलकुलेट करोगे वो एक्सपेरिमेंटल के इक्वल नहीं होगा, जो आप थियोरेटिकल कैलकुलेट करोगे वो एक्सपेरिमेंटल के इक्वल नहीं होगा। सो वेंट हॉफ ने सजेस्ट किया आप अपने थियोरेटिकल रिजल्ट को I से मल्टीप्लाई कर दो। अगर आप अपने थियोरेटिकल रिजल्ट को I से मल्टीप्लाई कर दोगे तो दैट विल बिकम इक्वल टू द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑब्टेन्ड एक्सपेरिमेंटली। तो वेंट ऑफ फैक्टर I, वेंट ऑफ फैक्टर I when multiplied to the theoretical colligative property, then it becomes equal to the experimental colligative property even in case of association and dissociation. So now the question arises, what is I? So I is, first expression of I is normal molecular weight, मतलब theoretical molecular weight, normal molecular weight divided by abnormal molecular weight is equal to I। यहां पे नॉर्मल का मतलब क्या है? थियोरेटिकल। एबनॉर्मल का मतलब क्या है? एक्सपेरिमेंटल। तो हम यहां कह सकते हैं थियोरेटिकल मॉलिक्यूलर वेट, थियोरेटिकल मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर वेट। यहां देखो थियोरेटिकल मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 122। एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 244। तो 122 डिवाइड बाय 244, 122 डिवाइड बाय 244, दैट कम्स टू हाफ। तो I का वैल्यू कितना आया? हाफ। तो वेंट ऑफ फैक्टर I आ जाएगा हाफ इन दिस केस। ठीक है, और यहां देखो एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 37.5, मतलब एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 37.5, और नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 74.5। तो 74.5 डिवाइडेड बाय 37.5 अप्रोक्सीमेटली 2। तो I का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2। तो आपको वेंट ऑफ फैक्टर फाइंड करने के लिए एक मेथड है, उसका थियोरेटिकल मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर वेट। द अनदर मेथड I is equal to, see, colligative property is inversely proportional to molecular weight, colligative property is inversely proportional to molecular weight। तो यहां पे क्या हो जाएगा? abnormal colligative property divided by normal colligative property। normal colligative property का मतलब theoretical colligative property, और abnormal colligative property का मतलब experimental colligative property। ठीक है,
तो एक्सपेरिमेंटली एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कितना आ रहा है 1.04. थियोरेटिकली एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कितना आना चाहिए 0.52. तो 1.04 डिवाइड बाय 0.52 दैट कम्स टू 2. इसका मतलब KCl के लिए I का वैल्यू 2 होता है. ये तो हमने ये देखा कि हाउ टू फाइंड वेंट ऑफ फैक्टर, बट व्हाट इज वेंट ऑफ फैक्टर. ठीक है, तो वेंट ऑफ फैक्टर इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ, वेंट ऑफ फैक्टर इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, number of particles present in the solution divided by number of particles dissolved. I is equal to number of particle present in solution divided by number of particles dissolved. It is called Van't Hoff factor. तो देखो होगा क्या, सपोज डिसॉल्व करने के बाद नंबर ऑफ पार्टिकल्स डबल हो गए, डिसॉल्व करने के बाद नंबर ऑफ पार्टिकल्स डबल हो गए, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर डबल देन द डिसॉल्व, तो I का वैल्यू कितना आया 2. इन अदर वर्ड्स नंबर ऑफ पार्टिकल डबल हो गए तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी डबल हो जाएगी, एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डबल हो जाएगी, तो I का वैल्यू मतलब सेम 2. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डबल हो गई तो मॉलिक्यूलर वेट हाफ हो जाएगा, एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर वेट हाफ हो जाएगा. ठीक है, सो अगेन 1 डिवाइड बाय हाफ, I का वैल्यू कितना आएगा 2. तो बेसिकली वेंट ऑफ फैक्टर क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ नंबर 1 नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास एंड एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, इट इज द रेशियो ऑफ abnormal colligative property by normal colligative property, or it is the ratio of number of particles present in solution and number of particles dissolved. Van't Hoff factor की values क्या होती है, I for no association or dissociation. No association or dissociation, then value of I will be equal to 1. अगर association और dissociation नहीं होगा तो जितने particles आपने dissolve किए उतने ही पार्टिकल सॉल्यूशन में प्रेजेंट होंगे, पार्टिकल चेंज तो होंगे ही नहीं, क्योंकि उनका एसोसिएशन भी नहीं हो रहा, उनका डिसोसिएशन भी नहीं हो रहा है. तो जितने पार्टिकल्स डिसॉल्व करोगे उतने ही प्रेजेंट रहेंगे, जितने डिसॉल्व करोगे उतने ही प्रेजेंट रहेंगे. तो I का वैल्यू कितना आएगा 1, और I का वैल्यू 1 आता है इन केस ऑफ नो एसोसिएशन और डिसोसिएशन. सेकंड थिंग, अगर डिसोसिएशन हुआ तो क्या होगा, डिसोसिएशन किया तो नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ जाएंगे, मोर पार्टिकल्स. 1 मोल KCl से बन जाता है पोटेशियम और क्लोराइड, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ गए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ जाएंगे तो I का वैल्यू भी ज्यादा आएगा. I इज ग्रेटर देन 1 इन केस ऑफ डिसोसिएशन. एसोसिएशन का मतलब पॉलीमराइजेशन. मैंने 2 मोल डिसॉल्व किए, कंबाइन होके 1 बन गए. 2 मोल डिसॉल्व किए, कंबाइन होके 1 बन गए, तो क्या होगा, मैंने डिसॉल्व किया 2, बन गया 1, तो I का वैल्यू कितना आया हाफ, मतलब लेस देन 1. जब एसोसिएशन होगा तो सॉल्यूशन के अंदर कम पार्टिकल प्रेजेंट होंगे कंपेयर टू पार्टिकल्स डिसॉल्व्ड. अगर एसोसिएशन होगा तो पार्टिकल्स आपस में कंबाइन हो जाएंगे, आपस में कंबाइन हो जाएंगे मतलब आपने डिसॉल्व किया 2 मोल, सॉल्यूशन में जाके कितना बन गया 1 मोल. तो I का वैल्यू लेस देन 1 इन केस ऑफ एसोसिएशन. सो एक बार फिर समझते हैं. सपोज एसोसिएशन हुआ और I का वैल्यू हाफ आया, हाफ, तो हाफ क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास
इंटू 2 इज इक्वल टू नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो बेसिकली ये होता है कि जब एसोसिएशन होता है तो आप डिसॉल्व करते हो मोर पार्टिकल और सॉल्यूशन में हो जाते हैं लेस पार्टिकल, तो आई का वैल्यू हो जाता है लेस देन 1, राइट। आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अगर आपने नंबर ऑफ पार्टिकल जो डिसॉल्व किए हैं उनका एसोसिएशन डिसोसिएशन नहीं हुआ तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स विल रिमेन सेम, सो आई विल कम इक्वल टू 1। अगर आयोनाइजेशन होगा तो पार्टिकल बढ़ जाएंगे, आई विल कम ग्रेटर देन 1, और अगर एसोसिएशन होगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल कम हो जाएंगे तो आई विल बिकम लेस देन 1। होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर नाउ। What is Van't Hoff factor and why we need a Van't Hoff factor and how to use the Van't Hoff factor. One very small thing which you require very frequently, बहुत important है, ठीक है। अगर किसी सॉल्यूट का 100% आयोनाइजेशन हो रहा है, किसी सॉल्यूट का 100% आयोनाइजेशन हो रहा है, किसी इलेक्ट्रोलाइट का 100% आयोनाइजेशन हो रहा है, तो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो ऐसे केस में आपको आई फाइंड करना बहुत इजी हो जाता है। कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ आई बिकम वेरी 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 इजी इफ इलेक्ट्रोलाइट इज स्ट्रॉन्ग। व्हाई? मैंने KCl डिसॉल्व किया 1 मोल, उससे बन गया K प्लस और Cl माइनस, 100% आयोनाइजेशन हो गया, तो डिसॉल्व कितना किया? 1। सॉल्यूशन में पार्टिकल कितने बन गए? 2। तो पार्टिकल्स 2 डिसॉल्व 1, आई का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2। सपोज आई राइट AB2 A2B3। A2B3 एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, सोच के बताओ आई का वैल्यू क्या होगा? A2B3 एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, बताओ आई का वैल्यू कितना होगा? तो A2B3 आयोनाइज होकर क्या बनाएगा? 2A प्लस 3 प्लस 3B माइनस 2। A का चार्ज कितना होगा? प्लस 3। B का चार्ज कितना होगा? माइनस 2, क्रिस क्रॉस, B का चार्ज माइनस 2। नंबर ऑफ A कितना है? 2। नंबर ऑफ B कितना है? 3। तो टोटल आयंस कितने बने? 3 प्लस 2 5। आपने डिसॉल्व कितना किया? 1। बन गया कितना? 5। तो 5 डिवाइड बाय 1, आई का वैल्यू कितना हो गया? 5। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में जितने आयंस बनेंगे आई का वैल्यू भी उतना ही होगा। अगर Na2SO4 को डिसॉल्व करता हूं, Na2SO4 इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम सल्फेट। अब सोडियम सल्फेट एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, अगर मैं सोडियम सल्फेट को वाटर में डिसॉल्व करूंगा तो आई का वैल्यू कितना होगा? सिंपल, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो पूरा आयोनाइज हो जाएगा, पूरा आयोनाइज हो जाएगा। तो Na2SO4 मतलब बनेंगे 2 सोडियम आयन और 1 सल्फेट, 2 सोडियम 1 सल्फेट, टोटल कितने बने? 3 आयंस। तो डिसॉल्व कितना किया? 1 मोल Na2SO4। आयंस कितने बने? 3, 2 सोडियम 1 सल्फेट, तो 3/1, आई का वैल्यू कितना हो गया? 3। तो इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट द कैलकुलेशन ऑफ आई इज वेरी इजी, वेरी सिंपल, बट द प्रॉब्लम कम्स इन केस ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन इज नॉट 100%। अगर मैं एक वीक इलेक्ट्रोलाइट लेता हूं एसिटिक एसिड CH3COOH, राइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेता हूं CH3COOH, मुझे पता है कि वो एक वीक एसिड है तो वो पूरा आयोनाइज नहीं होगा, मतलब मैं 1 डिसॉल्व करूंगा तो 2 आयन नहीं बनेंगे। ठीक है, 1 मोल पूरा आयोनाइज नहीं होगा, 1% आयोनाइज होगा या 2% आयोनाइज होगा। तो फिर अब क्या करें? हाउ वुड वी फाइंड द वैल्यू ऑफ आई? सो दिस इज आवर नेक्स्ट टॉपिक, Van't Hoff फैक्टर एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन। तो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट टॉपिक। अगर एसोसिएशन और डिसोसिएशन 100% नहीं है, एसोसिएशन और डिसोसिएशन 100% नहीं है, तो आई का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? दिस इज आवर नेक्स्ट टॉपिक। बिफोर आई गो फॉर दैट, एक बार शॉर्ट में समझ लो फाइनल कंक्लूजन।
अगर कोई सब्सटेंस एसोसिएट और डिसोसिएट नहीं होता है तो जितने पार्टिकल आप डिसॉल्व करते हो सॉल्यूशन में उतने ही पार्टिकल्स एक्चुअली प्रेजेंट होते हैं। तो थियोरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सेम आती है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इन केस ऑफ डिसोसिएशन, इन केस ऑफ आयोनाइजेशन, number of particles in solution will increase. Number of particles in solution will increase. So theoretical colligative property will be less and experimental colligative property will be more. That means experimental and theoretical molecular masses will be different. In case of association, number of particles in solution will decrease. More particles will combine to form less particles. So theoretical colligative property will be more and experimental colligative property will be less. So in case of association or dissociation, in case of association and dissociation, नोट कर लेना ये पॉइंट, इन केस ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन, expressions of colligative property, expressions of colligative property cannot be applied, expressions of colligative property obtained from Raoult's law, obtained from Raoult's law cannot be applied directly. So Van't Hoff suggested a factor I. अब आपको क्या करना है, theoretical colligative property into Van't Hoff factor theoretical colligative property into Van't Hoff factor is equal to experimental colligative property. Experimental colligative property is equal to Van't Hoff factor into theoretical colligative property. What is the value of I? Number of particles actually present in solution divided by number of particles dissolved, or experimental colligative property divided by theoretical colligative property, or normal molecular weight divided by abnormal molecular weight. Last point, आयोनाइजेशन के केस में अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो आई का वैल्यू हम डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं, जितने पार्टिकल्स आयंस बनेंगे उतना ही आई का वैल्यू होगा। जैसे O2B3 को डिसॉल्व करने से 5 आयंस बने तो आई का वैल्यू 5 ही होगा अगर इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग है। तो अगर इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसका 100% आयोनाइजेशन नहीं होता, तो Van't Hoff factor is not equal to the number of ions formed. अगर इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग नहीं है तो Van't Hoff factor is not equal to the number of particles formed. In such case, we need to use degree of dissociation and degree of association, which is our next topic.